हेलो हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में जो है हमने सोल सेलिंग एग्रीमेंट देखा था। उस सोल सेलिंग एग्रीमेंट में अगर प्रिंसिपल जो है वो एक कंपनी है, अदर देन नेचुरल पर्सन, प्रिंसिपल जो है कंपनी है, तो उस केस के अंदर जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं जो और ऐड हो जाएंगे वो हम देखेंगे। ये बोल रहा है, इफ इन द अबव मेंशन एग्रीमेंट ऑफ सोल सेलिंग एजेंसी द प्रिंसिपल इज ए कंपनी, then as per the provisions of section 294(2) of Companies Act 1956, one more clause must be added as under। एक और क्लॉज ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्लॉज है। देखिए ये क्लॉज ये है कि ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड नहीं रहेगा इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। अगर इसको शेयर होल्डर्स जो हैं प्रिंसिपल के, उन्होंने अप्रूव नहीं किया इन फर्स्ट जनरल मीटिंग हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ दिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के होने के बाद जो पहली जनरल मीटिंग है उसके अंदर अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया तो इस एग्रीमेंट को, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। The provisions of section 294(2) are mandatory, and if the directors enter into sole selling agreement without the above condition, the appointment is bad ab initio। ठीक है। Therefore such an agreement cannot be ratified by the shareholders। तो बाद में ये रेटिफाई नहीं हो सकता है। तो ये क्या एक चीज और बोल रहा है, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 294 सबसेक्शन 3 आर आल्सो एप्लीकेबल, दैट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ प्रिंसिपल कंपनी। अगर पेड अप कैपिटल प्रिंसिपल कंपनी की है ₹50 लाख या उससे ज्यादा, तो एक क्लॉज और डालना पड़ेगा इन द एग्रीमेंट शुड आल्सो बी एडेड दैट द एग्रीमेंट शैल बी वैलिड ओनली इफ अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन। इस केस के अंदर जो है एक स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना जरूरी हो जाएगा। नॉट उसमें तो ऊपर वाले में तो क्या था, बस अप्रूव करने का दे रखा था। यहां पर जो है एक स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा अगर 50 लाख या उससे ज्यादा कंपनी की पेड अप कैपिटल है। एंड इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना भी जरूरी हो जाएगा। नाउ अगला है हमारा कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट वही होता है जिसमें हम टेक्निकल नो हाउ, डिजाइन एंड ड्राइंग, टेक्निकल पर्सनल की ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिविजन्स जो हैं, तो ये सब इनमें जो है हम कोलैबोरेशन करते हैं। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जो है वो फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट भी हो सकता है, डोमेस्टिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट भी हो सकता है। अब इसमें जो है कुछ गाइडलाइंस दी है हमें, गाइडलाइंस फॉर एंटरिंग इनटू फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। सबसे क्या क्या गाइडलाइंस है, इंपॉर्टेंट है ये काफी। ड्राफ्टिंग के अलावा और भी सब्जेक्ट्स में आता है ये क्वेश्चन आपके कि गाइडलाइंस क्या हैं फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट एंटर करने के लिए, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने पड़ते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली जो है एक फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। सबसे पहले बोल रहा है इन्वेस्टमेंट। Where in a foreign collaboration agreement, equity participation is if involved, the value of shares to be acquired about to be brought in cash। तो ये फॉरेन कोलैबोरेशन जब एग्रीमेंट कर रहे हैं हम, तो कैश के अंदर कितनी इक्विटी पार्टिसिपेशन अगर इन्वॉल्व है इसके अंदर और कितने शेयर जो है कैश के अंदर खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं तो कितना कैश में करना है, तो उसका एक क्लॉज आता है। इसके अलावा लमसम पेमेंट, इसके बाद जो ये क्लॉज ये बोल रहा है कि लमसम पेमेंट में बोल रहा था अमाउंट एग्री टू बी पेड बाय इंडियन पार्टी टू अ फॉरेन कोलैबोरेटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुड बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर देना है। पहला 1/3 टू बी पेड आफ्टर द एग्रीमेंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 1/3 कब देना है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया एग्रीमेंट को। 1/3 देना है ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, और 1/3 देना है ऑन कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। इसके बाद रॉयल्टी
रॉयल्टी के लिए बोल रहा है कि रॉयल्टी जो पेबल है फॉरेन कोलैबोरेटर को, वो हमको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ नेट एक्स फैक्ट्री सेलिंग प्राइस। ठीक है। एक्स फैक्ट्री सेलिंग प्राइस का मतलब कि बायर की फैक्ट्री से जब सेलर की फैक्ट्री में जब गुड्स लेके जाते हैं, तो बायर की फैक्ट्री से जब गुड्स निकालते हैं उस टाइम तक कितनी आपकी जो है प्राइस, जो वो जो प्राइस है बायर की फैक्ट्री तक वहां से निकालने तक, उसको आप बोलते हैं नेट एक्स फैक्ट्री सेलिंग प्राइस। मतलब कि सेलर की फैक्ट्री तक पहुंचने में जितना टोटल आपका पैसा लगता है उसमें से माइनस कर देते हैं आप बायर के वहां से सेलर तक ले जाने के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और भी जो जितने चार्जेस हैं उनको, तो नेट एक्स फैक्ट्री सेलिंग प्राइस आ जाता है ऑफ द प्रोडक्ट, लेस कर देते हैं उसमें से एक्साइज ड्यूटी एंड कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। नॉर्मल रेट जो होती है रॉयल्टी की वो होती है 3% टू 5%। और ये जो रेट है डिपेंड करती है अपॉन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। कितनी टेक्नोलॉजी जो है फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के अंदर आप फॉरेन कंपनी से अगर ले रहे हो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी कितनी, किस एक्सटेंट तक, किस नेचर की टेक्नोलॉजी आप ले रहे हो, उस पर ये डिपेंड करेगी। फिर ये बोल रहा है पेमेंट ऑफ ए फिक्स्ड रॉयल्टी इज प्रिफर्ड बाय गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। एक फिक्स्ड जो है रॉयल्टी, फिक्स परसेंट ऑफ रॉयल्टी, फिक्स परसेंट नहीं, फिक्स अमाउंट ऑफ रॉयल्टी जो है गवर्नमेंट प्रिफर करती है सर्टेन केसेस में पेमेंट करने के लिए। देयर शुड बी नो प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ मिनिमम गारंटीड रॉयल्टी रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटम एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ये बोल रहा है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए कि इतनी मिनिमम गारंटीड रॉयल्टी तो पे करनी ही पड़ेगी, भले आपका प्रोडक्शन कम हो चाहे ज्यादा हो। इससे अच्छा ये है कि एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी जो है कि कितना प्रोडक्शन हुआ उस पर हम इतनी परसेंट रॉयल्टी पे कर देंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस पे एम्फेसिस देती है गवर्नमेंट, फिक्स अमाउंट पे नहीं, मैंने गलत बोल दिया, फिक्स अमाउंट पे नहीं, फिक्स परसेंटेज पे जो है गवर्नमेंट रॉयल्टी देना प्रेफर करती है, जिससे कि सामने इंडियन कंपनी को लॉस ना हो। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लॉज है फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में वो है ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट, कि कितने टाइम के लिए जो है एग्रीमेंट एंटर किया गया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट के बाद नेक्स्ट क्लॉज हमारा आ गया रिन्यूअल और एक्सटेंशन ऑफ एग्रीमेंट। तो फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का रिन्यूअल करने का एप्लीकेशन देते हैं तो उसको एक्सटेंशन मिल सकता है ऑन द मेरिट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंसिडर रिन्यूअल ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। उसके बाद रेमिटेंस, फॉरेन कोलैबोरेटर्स को जो रेमिटेंस होगा वो प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से ही होगा। उसके बाद सब लाइसेंसिंग, नॉर्मली जो है सब लाइसेंसिंग पे कोई प्रोहिबिशन नहीं होता है, दूसरी इंडियन पार्टीज को भी आप दे सकते हो, पर वो जो है म्यूचुअली एक बार एग्री हो जाता है कि फॉरेन कोलैबोरेटर एग्रीड है और उसके लिए एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल और लेनी पड़ेगी सब लाइसेंसिंग के लिए। एक्सपोर्ट्स के लिए बोल रहा है कि कोई भी फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है उसमें एक्सपोर्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इंडियन कंपनीज जो है फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में एंटर करती हैं तो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा दें। तो कोई भी ऐसा फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जो एंटर करे जिसमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो अलाउड जो है गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। एक्सेप्ट इन अ केस वेयर द फॉरेन कोलैबोरेटर हैज लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स, अगर फॉरेन कोलैबोरेटर के पास ऐसे कुछ लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स हैं इन विच केस द कंट्रीज कंसर्न शैल बी स्पेसिफाइड, उसमें वो स्पेसिफाई कर देगा कि इन कंट्रीज को आप जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। ये बोल रहा है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल्स बाय इंडियन पार्टी वो कहीं से भी कर सकती है एक्वायर। The Indian collaborator must be free to have control over the pricing facility
प्राइस कितनी डिटरमाइन रखनी है उसको, एंड सेलिंग अरेंजमेंट्स। टेक्नीशियंस, ये बोल रहा है कि द नंबर टर्म्स ऑफ सर्विस रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा जो टेक्नीशियंस का है वो डिपेंड करेगा ऑन आइदर साइड, और रिजर्व बैंक की अप्रूवल लेनी है उसके लिए भी। फिर ये बोल रहा है ट्रेनिंग के लिए बोल रहा है इंडियन टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग के लिए जो है एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। उसके बाद ये बोल रहा है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन पेटेंट्स। इसमें बोल रहा है कि जहां पर कोई भी ऐसा आइटम है मैन्युफैक्चर का जो कि इंडिया के अंदर पेटेंट किया गया है, तो उस केस के अंदर जो रॉयल्टी या लम सम जो फॉरेन कोलैबोरेटर को पे किया जाता है, उसके लिए एक प्रोविजन बना जाता है कि भाई जब तक वो पेटेंट एक्सपायर ना हो जाए तब तक उसको कंपनसेशन मिलता रहेगा। ये बोल रहा है वेयर एनी आइटम ऑफ मैन्युफैक्चर इज पेटेंटेड इन इंडिया, the payment of royalty or lump sum to the foreign collaborator should make provision for compensation for use of such patent until its expiry. There should also be provision for manufacture by Indian company of the said item even after the expiry of the collaboration agreement without making any additional payment. तो जब तक पेटेंट एक्सपायर नहीं होगा तब तक फॉरेन कोलैबोरेटर को आप एक पेमेंट करते रहोगे और वो पेटेंट यूज करते रहोगे। उसके बाद में भी जो है ये बोल रहा है देयर शुड बी एक प्रोविजन होना चाहिए मैन्युफैक्चर का, इंडियन कंपनी जो है उसका प्रोडक्शन बाद में भी द सेड आइटम इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कोलैबोरेशन एग्रीमेंट उसके बाद भी कर सकती है। कोई एडिशनल पेमेंट नहीं देगी, जितना पेमेंट वो उसके लिए कर रही थी उतना ही करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंसल्टेंसी। ये बोल रहा है अगर कंसल्टेंसी की जरूरत होती है तो वो इंडियन कंपनी से ऑब्टेन की जाएगी। इफ द नेसेसिटी फॉर एनी कंसल्टेंसी अराइजेस इट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। इफ हाउएवर इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस फॉरेन कंसल्टेंसी बिकम्स एसेंशियल, अगर फॉरेन कंसल्टेंसी जरूरी हो जाती है तो उस केस के अंदर ये बोल रहा है इवन देन द प्राइम कंसल्टेंट शुड बी इंडियन कंपनी। उस केस में भी जो प्राइम कंसल्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसल्टेंट है, वो इंडियन ही होगा, वो इंडियन कंपनी ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है वो है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम में ये बोल रहा है ब्रांड नेम में देखिए क्या बोल रहा है, देयर शुड बी नो इंसिस्टेंस ऑन द यूज ऑफ फॉरेन ब्रांड नेम्स ऑन प्रोडक्ट्स फॉर सेल इन इंडिया। ऐसी कोई इंसिस्टेंस नहीं होने, ऐसा कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि फॉरेन नेम्स ही यूज करें इंडिया में सेल करने के लिए। देयर कैन हाउएवर बी नो ऑब्जेक्शन फॉर यूज ऑफ फॉरेन ब्रांड नेम्स। नो ऑब्जेक्शन, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो कि आप इंडिया के बाहर भेज रहे हैं उन पे फॉरेन ब्रांड नेम आप यूज कर सकते हैं। फिर ये बोल रहा है इंडियन लॉज, ऑल द कोलैबोरेशन एग्रीमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज। इंडियन लॉज लगेंगे। लास्ट पॉइंट बोल रहा है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। While drafting a foreign collaboration agreement, care should be taken that it is in strict compliance with the guidelines as detailed above. Every collaboration agreement must contain one or more clause to the effect the agreement shall be subject to Indian laws. The agreement shall be subject to the approval of the government of India. ये क्लॉज होना चाहिए। अब देखिए आप एक स्पेसिमेन दे रखा है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डे ऑफ between Messrs. a foreign company incorporated in the United Kingdom जो first party है and having its registered office at address hereinafter called the UK company of the one part and Messrs. dash 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 a Indian company, a company incorporated in India and having its registered office at this place hereinafter called the Indian company to the other part whereas the Indian company has been incorporated having for its object the manufacture and production of। ठीक है, तो ये जो आपके ये क्लॉजेस आ जाएंगे। अब देखिए जो ये पॉइंट देखते हैं हम जो क्लॉजेस हैं
Now this agreement witness as follows. In the consideration of the remuneration paid by Indian company to the UK company as described hereafter, the UK company shall supply to Indian company. UK company जो है क्या क्या सप्लाई करेगी इंडियन कंपनी को? Technical advice and know-how for the purpose of improving or adding to the existing factories and installing additional plant and machineries if necessary to for the manufacture. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं लिखी हुई, ये सारी सर्विसेज फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को देगी. Advise the Indian company promptly and to the best of their ability in connection with any technical or manufacturing problems or difficulties which may be referred to it by the Indian company during the continuance of this agreement. ठीक है. फिर ये जो सेकंड पॉइंट था, फॉर टेक्निकल नो हाउ एंड डेटा सप्लाइड बाय द यूके कंपनी टू द इंडियन कंपनी एज अबव, द इंडियन कंपनी शैल मेक अ लम्प सम पेमेंट ऑफ रुपीज दिस टू द यूके कंपनी फेस्ड एज फॉलोज. 1/3 on approval of agreement by central government, 1/3 on the UK company supplying to Indian company necessary charge, मतलब वो सब सप्लाई होने के बाद, and balance 1/3 in equal installments thereafter the commencement of production. फिर उसके बाद कितने टाइम तक ये रहेगा इन फोर्स. नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन कंपनी जो है नॉट बाउंड टू यूज फॉरेन ब्रांड नेम्स. फिर उसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इंडियन कंपनी के ऊपर एक्सपोर्ट करने में फॉरेन कंट्रीज को. तो ये जो हमने सारे क्लॉजेस पढ़े थे वो सब इसके अंदर आएंगे. The Indian company shall not, during the continuance of the agreement, refer any technical or manufacturing problems or difficulties to anyone other than the UK company. किसी और को नहीं बताएगी, क्योंकि इससे जो इंफॉर्मेशन लीक भी हो सकती है. The company but shall regard and use the UK company as its sole technical consultant. ठीक है. इसके बाद जो है हमारा जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है. ध्यान रखिएगा फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स में जो ये पॉइंट हैं ये गाइडलाइंस हैं. जरूरी नहीं है हर एक फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में आपको यही पॉइंट देखने को मिलेंगे. इनमें चेंजेस भी हो सकते हैं, बट बेसिक ये पॉइंट्स होते हैं जनरली किसी भी फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के अंदर. अभी एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है. जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट इज मेड, जॉइंट वेंचर का मीनिंग पता है ना आपको, जब जॉइंट वेंचर विद फॉरेन कंपनी है, यहाँ पर एक इंडियन कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जो कि इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, ठीक है, या फिर उसका मैनेजमेंट जो है पूरा बाहर है, उसके साथ जो है वो एंटर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट वेंचर. दिस एग्रीमेंट इज मेड on this date incorporated under the appropriate laws of the United States of America. रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो लिखा हुआ है, और दूसरी इंडियन कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो लिखा हुआ है. Whereas जो फॉरेन कंपनी है वो उसके लिए बोल रहा है, कैरीज ऑन द बिजनेस एज मैन्युफैक्चरर ऑफ एंड डीलर एंड एक्सपोर्टर इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड हैज वर्ल्ड वाइड मार्केट एंड इंटेंड्स टू एक्सटेंड इट्स मार्केट हियर इन इंडिया एंड एल्सवेयर. और इंडियन कंपनी का बता रखा है फिर क्या करता है वो. ठीक है, तो इसको एक बार गो थ्रू करिए, इसमें कुछ नहीं है, बस एक बार आप रीड कर लें. सारे एग्रीमेंट्स याद करना पॉसिबल नहीं है, बट आपको जो है एक बार आप रीड करेंगे, 2 बार रीड करेंगे, जब रिवाइज करते हुए 2-3 बार जब इसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स जो है एग्जाम में क्लिक हो जाएंगे. वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, बाकी के कुछ पॉइंट्स जो है आप मन से भी लिख सकते हैं. अगर हम एक पॉइंट हर एक एग्रीमेंट का डिस्कस करने बैठेंगे तो आपकी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएंगी. तो फिर आपको जो है ड्राफ्टिंग के पेपर में जो है स्टूडेंट्स जनरली चाहते हैं कि उनका कोर्स एक बार फटाफट खत्म हो जाए, तो एक पॉइंट देखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मॉड्यूल के सारे एग्रीमेंट्स जो हैं, मॉड्यूल में बहुत सारे एग्रीमेंट्स दे रखे हैं, तो इसको एक बार आपको ही गो थ्रू करना पड़ेगा. कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगला हमारा जो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स आता है. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर
जो है वो गवर्न होते हैं। तो arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between the parties in respect of defined relationship whether contractual or not। तो जो भी disputes वगैरह होते हैं वो arbitration के थ्रू सेटल किए जाते हैं। It may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement। एक क्लॉज के थ्रू उसी एग्रीमेंट के अंदर डाल सकते हैं या फिर आर्बिट्रेशन के लिए एक अलग सेपरेट एग्रीमेंट भी एंटर कर सकते हैं। इट हैज टू बी इन राइटिंग। इट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज और इन एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, टेलेक्स, टेलीग्राम और अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है। The important ingredient of arbitration agreement is the consent in writing to submit dispute to arbitration। consent होनी चाहिए in writing और sign होना चाहिए। implies the application of mind to the reference of dispute to arbitration in accordance with the arbitration and conciliation law and the binding nature of award made thereunder। An arbitration agreement stands on the same footing as any other agreement। ठीक है। इट इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज अनलेस इट इज टेंटेड विद फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा, इन विच केस इट कैन बी अवॉइडेड लाइक एनी अदर एग्रीमेंट। तो आर्बिट्रेशन करने से क्या फायदा होता है? आर्बिट्रेशन रेस्ट ऑन म्यूचुअल वॉलंटरी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू सबमिट देयर डिफरेंसेस टू सेलेक्टेड पर्संस हुज डिटर्मिनेशन इज टू बी एक्सेप्टेड। जो वो डिटरमाइन करेंगे सेलेक्टेड पर्सन वो मानना पड़ेगा। कोर्ट का जजमेंट जो है वो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि आप आर्बिट्रेशन करवा रहे हैं तो एक कोर्ट के जजमेंट का सब्स्टिट्यूट होता है आर्बिट्रेशन। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो आप मान जाते हैं आर्बिट्रेशन के बाद। तो ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टीज इन ए कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव। ठीक है। आर्बिट्रेशन के क्या फायदे हैं? लेस एक्सपेंसिव, more expeditious and less formal than is available in ordinary court proceeding। कोर्ट के अंदर जो है आपको जाना जरूरी नहीं है। आर्बिट्रेशन के बाद भी आप चाहें तो कोर्ट में जा सकते हैं, बट अगर आप चाहें कि आप आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है वो आप एक्सेप्ट करें दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से, तो वो आप कर सकते हैं। एक्सपीडिशियस जो है, ये एक्सपीडिशियस का मतलब होता है विद मोर स्पीड एंड एक्यूरेसी, एफिशिएंटली। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? सबसे पहले बोल रहा है एवरी आर्बिट्रेशन मस्ट हैव द फॉलोइंग 3 प्री रिक्विजिट्स। पहला है अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट। एक डिस्प्यूट होना चाहिए पार्टीज के बीच में जिसका एक सेटलमेंट करवाना चाहती हैं वो पार्टीज। इट्स सबमिशन फॉर ए सेटलमेंट टू ए थर्ड पर्सन। वो जो है दोनों पार्टीज के अलावा किसी थर्ड पर्सन को सबमिट किया जाता है डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। उसके बाद एक डिसीजन आता है बाय सच थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज ओन जजमेंट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द डिस्प्यूट वो अपना अवार्ड देता है विच इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। ना इसके बाद कोई भी अवार्ड आता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, उसके क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? तो ये बोल रहा है इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द सबमिशन, इट मस्ट बी सर्टेन,
जो चीज़ें आपने सबमिट करी थी, जो प्रूफ सबमिट किए थे, उनसे कंसिस्टेंट होना चाहिए। जिस मैटर में आपका जो है डिस्प्यूट था उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अवार्ड जो है बिल्कुल ही अलग हो। इट मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए वो। इट मस्ट बी फेयर टू द पार्टीज, प्रीजुडिस ना होना नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी फाइनल, उसको चेंज नहीं करेंगे। इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी पॉसिबल, उसका इम्प्लीमेंटेशन लॉ के अंदर पॉसिबल होना चाहिए। अब ये आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट देखें हम, पार्टीज का नेम आ गया। Whereas differences and disputes have arisen between the parties above mentioned regarding the matter of, जो आपका मैटर है डिस्प्यूट का, एंड द पार्टीज कुड नॉट म्यूचुअली सेटल द मैटर, तो नाउ द पार्टीज एग्री दैट द मैटर एज अंडर बी रेफर टू द आर्बिट्रेशन टू ऑब्टेन एन अवार्ड। फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्प्यूट द मैटर विल बी रेफर टू मिस्टर, यहाँ पे आर्बिट्रेटर का नाम आ जाएगा नॉमिनेटेड जो दोनों पार्टीज ने किया है। इफ द डिफरेंसेस शुड अराइज बिटवीन द सेट टू आर्बिट्रेटर्स, दो आर्बिट्रेटर है बिठाए यहाँ पे, टू मिस्टर नॉमिनेटेड बाय फर्स्ट पार्टी एंड मिस्टर दिस नॉमिनेटेड बाय अदर पार्टी। दोनों आर्बिट्रेटर्स के व्यूज में डिफरेंस है। अगर if differences should arise between the said two arbitrators on the questions referred to them, the said arbitrators shall select an umpire and the award to be given by the umpire shall be final। एक थर्ड पर्सन को अंपायर सेलेक्ट करेंगे, वो जो दोनों में से बोलेगा वो फाइनल हो जाएगा। The parties hereby agree that the awards so given by the umpire or arbitrator shall be binding on both the parties। इसके बारे में पार्टीज एग्री कर लेती है। A reasonable time limit may be fixed after consulting the arbitrators for the grant of the award by them and umpire if appointed, and the said time may be extended in consultation with the arbitrators। और अगर टाइम को एक्सटेंड करना है तो उनकी सहमति से एक्सटेंड वो हो सकता है। ठीक है, ये है एक, अगर हम कॉमन आर्बिट्रेटर को दोनों पार्टीज की तरफ से एक आर्बिट्रेटर ही अपॉइंट किया जाता है तो उस केस में this agreement is made at this date between Mr. X first party and Mr. Y, whereas by an agreement building contract entered between the parties hereto, the party of the first part entrusted the work of constructing a building on his plot of land, ठीक है, to the second party, उसको बिल्डिंग बनाने के लिए दी। एंड सेकेंड पार्टी ने स्टार्ट कर दी बिल्डिंग बनानी एज पर प्लान सैंक्शन बाय द म्यूनसिपल, जहाँ की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एंड हैज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर लेवल। और फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को उसके एवज में पैसे दिए ऑन अकाउंट, बट द पार्टी ऑफ द सेकंड पार्टी इज प्रेसिंग फॉर मोर पेमेंट्स व्हिच अकॉर्डिंग टू द पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज ही इज नॉट बाउंड टू पे एंड देयरफॉर द वर्क हैज टू बी एट, उसने काम को रोक दिया। डिस्प्यूट अराइज हो गया और उसमें लिखा हुआ था एग्रीमेंट में, एंड वेयरएज द सेड एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टी द सेम शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन ऑफ अ कॉमन आर्बिट्रेटर इफ एग्रीड अपॉन, और अदरवाइज टू टू आर्बिट्रेटर्स। अगर एग्री कर ले तो कॉमन को दे देंगे, अदरवाइज दोनों एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। एंड द आर्बिट्रेशन शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ Arbitration and Conciliation Act 1996, and whereas the parties have agreed to refer all the disputes regarding the said contract to Mr. dash 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 architect है जो उसको आर्बिट्रेटर बनाया। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा, देख लेना ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। The said arbitrator shall make his award within a time limit लिखी हुई है, कोई इंटरिम अवार्ड नहीं होगा, फाइनल अवार्ड होगा। The award given by the arbitrator will be binding on the parties। The arbitration shall be governed by the provisions of Arbitration and Conciliation Act 1996। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ये डिस्कस करेंगे गारंटी
कितनी तरह का कौन कौन सी गारंटी होती है, काउंटर गारंटी, फिडेलिटी गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी, बैंक गारंटी, गारंटी होता क्या है, और कैसे हम जो है एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करेंगे गारंटी के, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।